हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि एक बैंकिंग स्टॉक को कैसे एनालाइज करें और बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते समय एक्चुअली हम लोगों को बहुत परेशानी आती है कि इसको जनरल स्टॉक के हिसाब से अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। इसके लिए बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग चेकलिस्ट और देखेंगे क्या क्या पैरामीटर्स को हम लोगों को देखना चाहिए और इसके हिसाब से हम लोगों को किस किस पॉइंट्स को पैरामीटर कितना है, लिमिट क्या है, उसके हिसाब से भी बात करेंगे। ताकि चूंकि अभी बहुत अर्निंग सेशन चालू है, ऐसे बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, एचडीएफसी के आ चुके हैं, यस बैंक के आ चुके हैं और यस बैंक के हमने रिजल्ट का रिव्यू भी किया है। तो उसको रिव्यू और एनालाइज करने के लिए सबसे बेहतर हमको की पैरामीटर्स जानना ज़रूरी रहता है ताकि बहुत कम टाइम पे हम लोग किसी की फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालाइज कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और इस वीडियो पे आगे बने रहें और इसको थोड़ा पेशेंसली समझें। अगर टेक्निकली थोड़ी समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और इसको समझें। उसके हिसाब से आप लोग कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि बिजनेस मॉडल को समझना। और बिजनेस मॉडल में अगर बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग की बिजनेस के हिसाब से इनकम कहाँ से आती है, कहाँ से वो सोर्स है जो बैंकिंग करती है। तो सबसे पहला होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? अब कंपनी जैसे कि लोन देती है तो उसके हिसाब से आपको चार्ज करती है। सपोज पर्सनल लोन दे दिया आपको 15% के इंटरेस्ट रेट से, और लेकिन जब आप पैसा रखने जाते हैं तो आपको 4%, 5% और 7% का रेट इंटरेस्ट से देती है। तो इस तरह का जो दोनों की इनकमों का जो डिफरेंसेस होता है उसका नेट इनकम, इंटरेस्ट ऑफ इनकम कहते हैं, एनआईआई। तो एनआईआई जो डिपॉजिट के अनुसार जो पैसा बैंक का जो आता है वो एक नेट इनकम होता है। तो अब भाई एक पॉइंट तो हमने समझ लिया कि नेट इनकम हमको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का देखना है कि नेट इनकम कितना आ रहा है। 2% आ रहा है, 2.5% आ रहा है, 3% आ रहा है। तो जिसका नेट इनकम बेहतर होगा एज कम्पेयर द अदर बैंक, तो उसके आपके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट बैंकिंग स्टॉक्स के लिए नॉन इंटरेस्ट इनकम। कुछ बैंकिंग ऐसी कुछ सर्विस देती है जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता बट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइक दैट क्या है? कोई एसेट एसेट मैनेजमेंट की चीज़ें काम कर रही हैं, हैंडल कर रही है, तो उसमें उनको परसेंटेज मिलता है सर्विसेज का। कार्ड सर्विसेज दे रही है, उसमें उसको भी परसेंटेज और मिलता है सर्विसेज का। तो इस तरीके से इनका जो एक अदर इनकम बैंकिंग का कहलाता है नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। जैसे इंटरेस्ट से नहीं आ रहा, सर्विसेज के थ्रू आ रहा है, तो वो सर्विसेज देने के कारण जो पैसा आ रहा है, अर्निंग हो रही है, उसमें जो इनकम हो रहा है एक्सपेंसेस को काट के, वो आपके इनकम को कंसिडर करते हैं। और हमको किसी भी फाइनेंशियल बैंक के स्टॉक्स को देखने के लिए इस इनकम को पकड़ना जरूरी होता है कि इनकम के दो सोर्स हो गए, एनआईआई और नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट को देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है जो कि हम लोगों को देखना चाहिए बैंकिंग स्टॉक में, लोन ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो अब अगर इंटरेस्ट एनआईआई बढ़ेगा तो सबसे बड़े बढ़ने के लिए हमको सेल बढ़ना है, यानी लोन ग्रोथ बढ़ना है। बैंकिंग का सेल क्या है? लोन देना ही सेल है। अगर वो बैंकिंग लोन ज़्यादा से ज़्यादा देगी उस हिसाब से वो इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगी। और बैंकिंग में कैश का, लिक्विडिटी का बना रहना तभी पॉसिबल है जब आपको डिपॉजिटर भी आके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते जाएंगे। तो डिपॉजिटर का पैसा डिपॉजिट होना एक प्लस साइन है कि आप डिपॉजिटर के पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर में इंक्रीज हो रही है, तो पैसा हमारे पास में आ रहा है बैंक को, और बैंक लोन भी उस हिसाब से देती जा रही है। तो ये दोनों को कंटिन्यूशन ग्रोथ होना ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे एक बैंकिंग सेक्टर स्टॉक के लिए अच्छा होता है। और इस बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने को, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर जो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए एक वैल्यूएबल पैरामीटर है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर आप एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेट इंटरेस्ट इनकम से ही रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं कि अगर नेट इंटरेस्ट इनकम, जो आपको पिछले सेशन में बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में माइनस जा रहा है, डिवाइडेड बाय अर्निंग एसेट। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय अर्निंग एसेट। तो इस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप निकाल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होना चाहिए किसी के बेटर इफिशिएंसी के लिए? हम लोग देखते हैं कि अगर हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो बैंकिंग की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, उस हिसाब से हम लोग उसको अर्न करते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोगों को चेकआउट करना है कि किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। तो हम लोग एक इसके साथ में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इस सेशन में। तो किसी भी बैंक के रेड फ्लैग को पहचानने के लिए ये एक सबसे बेहतरीन पैरामीटर है कि किसी बैंकिंग के रेड फ्लैग के लोन, प्रोविजन ऑफ द लोन लॉसेस, पीएलएल, लोन जो प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि लोन का पैसा ना भी आए। तो उस कंडीशन में हमको इस रेशियो को भी देखना पड़ेगा कि प्रोविजन ऑफ द लोन लॉसेस अमाउंट कितना आ रहा है हर बैंक का जो कि एसेट प्रोवाइड करा रही है। तो इनका बैड लोन, जिस तरह से उसको हम लोग बैड लोन कहते हैं, रिवर्स सेट असाइड फ्रॉम द बैड लोन। अगर पीएलएल अगर इंक्रीज होता है तो ये एक कंपनी के लिए, एक बैंकिंग स्टॉक के लिए वर्स्ट पोजीशन हो सकता है लोन का। उसके लोन बुक में एक डेट के तौर पे देखने को मिलेगा। तो पीएलआई किसी भी बैलेंस शीट में हम लोग को देखना पड़ेगा
कि लोन लॉसेस कितना है, और वो हर बैंकिंग सेक्टर अपने लोन लॉसेस को डिक्लेयर करती है। जैसे कि आप देख सकते थे कि यस बैंक की कंडीशन में उन्हें लोन लॉसेस को डिक्लेयर नहीं किया था, जिसके कारण वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और बाद में आरबीआई के थ्रू ये सब क्लियर हुआ, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं बैंक्स के साथ में। तो ये बैंक को अभी के समय में ये सिनेरियो है कि आपका लोन लॉसेस जो नहीं आ सकती उसको भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ताकि आपके प्रॉफिट को ये डाइल्यूट कर सकती है। तो कितना प्रॉफिट में डाइल्यूशन है, तो एक इन्वेस्टर को थोड़ी सी मोटा-मोटी ओवरऑल अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसके बारे में भी एक रेड फ्लैग के तौर पे है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये टर्म एनपीए है, और एनपीए मिलता-जुलता ही टर्म है आपका पीएलएल से, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट देते हैं। और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एक बैड लोन की कैटेगरी में आता है कि जो जो कि आप लोन देते हैं उसमें से कौन सा कितना परसेंटेज है कि जो कि रिटर्न नहीं आने वाला है लोन बुक पे। तो इसमें लोन डिफ़ॉल्ट कितने लोन्स हो सकते हैं? सपोज़ हमने 100 करोड़ का लोन दिया जिसमें 2% 100 उसका 100% हो गया, उसमें हम 2% का लोन का रिटर्न नहीं आना है, तो एनपीए के हिसाब से देखेंगे 2% 2.5% होता है। एचडीएफसी के केस में हम लोग को 2% से 3% देखने को मिलता है। एक ये अच्छी बैंक है जिसके कारण से हम लोग उसको देख स्टडी करने के लिए रख सकते हैं। एंड दूसरा क्या है कि रेड फ्लैग है इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हमको क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो राइज़ हो रही है अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। तो आपको एनपीए क्या होना चाहिए? एनपीए आपको डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए या स्टेबल हो। ये दोनों ही कंडीशन आपके लिए अच्छा हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो एनपीए को हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन का जो कैटेगरी है उसमें हमको देखना पड़ेगा ये परसेंटेज आपको डाउन ट्रेंड में मिलनी चाहिए। अगर राइजिंग ट्रेंड में है तो आपको ये रेड फ्लैग होगा, और इसको रेड फ्लैग के तौर पे हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द चेकिंग है कि कैपिटल एक्वेंसी रेशियो, सीआर रेशियो क्या है। तो सीआर रेशियो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी बैंक अगर पैसा उठा रही है तो आरबीआई से वो पैसा उठा करके पब्लिक में देती है, तो उस हिसाब से वो देखती है कि बैंक मेजर करता है एबिलिटी टू एब्सोल्यूट लॉस। तो मोटा-मोटी लॉस कितने को हो रहा है इनको, एब्सोल्यूट लॉस, उस तरीके से ये एनालाइज़ करती है। और ये रेगुलेटेड है मिनिमम बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के हिसाब से ये रेगुलेटेड है कितना परसेंट सीआर आपको होना है, और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से कितना परसेंट सीआर वैलिड है, ये भी देखने को, और कंपनी के आपके बैंक की जो सीआर अभी कितना आ रहा है, बेंचमार्क क्या है और अभी कितना आ रहा है, वो एक देखने की बात है। तो मोटा-मोटी सीआर 8% का आरबीआई के थ्रू डिसाइडेड है। ये सीआर इसके आस-पास होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। तो अभी तक जितने पैरामीटर हमने डिस्कशन किया प्योरली बैंक के लिए था। अब ये ऐसा पैरामीटर है जो बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न एंड टोटल एसेट पे रिटर्न आपका कितना बना के दे रहा है बैंक की जो एसेट है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपको मिलना है, रिटर्न आपकी इक्विटी पे, इक्विटी होल्डिंग पे आपका रिटर्न कितना बना के दे रहा है, इसको देखना। ऑलरेडी 15 से ऊपर का हायर साइड ही ज़्यादा बेटर होता है, तो 15 से ऊपर कंसिडर करें कि 15 से ऊपर आपकी ये दोनों पैरामीटर फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट बैंकिंग पैरामीटर है चेकिंग के लिए कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो। कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो की इनकम जनरेट करने के लिए बैंकिंग को क्या कॉस्ट पड़ रहा है, तो ये पैरामीटर इनकम जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट पड़ रहा है, कॉस्ट आपको ऑलवेज कम पड़ेगा, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये पैरामीटर ऑलवेज लेस होना चाहिए बेटर एफिशिएंसी के लिए। लोअर इज बेटर, सोज हाई कॉस्टिंग कॉस्ट एफिशिएंसी। तो ये पैरामीटर आपको जितना कम से होगा एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, आप देख लेंगे, तो उसको इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ द इनकम लेस हो। आ जाइए सीधा इनकम स्टेटमेंट के हाईलाइट पॉइंट पे। इनकम स्टेटमेंट में किस किस पॉइंट को द पॉइंट हमको एनालाइज करना है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट देखना है, रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करना है। रेवेन्यू दो तरह से आती है, एक इंटरेस्ट के थ्रू जैसे बनता है बताया हमने, एक नॉन इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट वर्सेस नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू में कौन सा कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इंटरेस्ट वाले ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं कि नॉन इंटरेस्ट वाले को ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला पोर्शन ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है या लोन देने वाला सिस्टम ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है। और एक्चुअली अच्छी अच्छी पोजीशन यही रहेगी कि आपका इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा ग्रोथ हो, लोन देने वाला, तो आपको उसमें मार्जिन ज़्यादा है, और सर्विसेज से ज़्यादा इसमें मार्जिन आपको मिलेगा, तो इसमें ग्रोथ होना रेवेन्यू के लिए अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट देखा है तो नेट प्रॉफिट वर्सेस लास्ट ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट को आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके इनकम स्टेटमेंट में लास्ट ईयर की प्रॉफिट क्या आई है और अभी के प्रॉफिट में आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और नीम का ट्रेंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है या नहीं लास्ट क्वार्टर के थ्रू, उसके ट्रेंड को देखना पड़ता है। तो बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट में हमको क्या चेक करना है, बैलेंस शीट में हमको ग्रोथ देखना है, लोन में ग्रोथ हो रहा है नहीं, एंड डिपॉजिट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट हम देख सकते हैं कि ग्रोथ इस लोन जो बढ़ रहा है कि नहीं लोन देने के लिए, और हमारे पास पैसा आ रहा है नहीं, वो दोनों में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। अगर 50% का आरओई देख रहे हैं तो 50% का ग्रोथ पोटेंशियल भी हमको इसमें खोजनी चाहिए। दूसरा है कि अगर ग्रोथ लोन तो दे रहे हैं ठीक है, उसकी एसेट क्वालिटी क्या है, एनपीए कितना हो जा रहा है, और एनपीए बैड लोन कितने रिस्ट्रिक्ट होकर के आ रहे हैं, उसमें भी चेक करना है कि हमने सपोज लोन पूरा बांट दिया लेकिन उसमें से बैड लोन अगर ज़्यादा आएगा तो हमारे प्रॉफिट को ये इंपैक्ट करेगा, इस हिसाब से इसके एनपीए की पोजीशन को भी एनालाइज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट एक जनरलाइज पॉइंट है जो कि हम लोग बैंकिंग स्टॉक और अदर्स को भी देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आउटलुक क्या है, कि लोन हमारा बढ़ेगा, एसएमई का काम बढ़ रहा है क्या, ग्रोथ पोटेंशियल आ रही है क्या इकोनॉमी में, तो उस हिसाब से लोन प्रमोशन उस प्रपोर्शन में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है क्रेडिट एंड डिमांड एंड फोरकास्ट क्या है, क्रेडिट डिमांड फोरकास्ट क्या है, आने वाले टाइम में हमारा क्रेडिट किस हिसाब से बढ़ सकता है, उस हिसाब से इस सेक्टर में पोटेंशियल है कि नहीं। और रिस्क ऑफ असेसमेंट देख सकते हैं कि ये लोन जो दे रहे हैं अभी के सिनेरियो में किस सेक्टर को लोन दे रहे हैं, उस हिसाब से रिस्क कितना है, यानी एनपी होने की संभावना कितने परसेंट की है।
ये सभी स्टॉक का सभी आपने अपने अपने इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से, यानी आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो या यस बैंक जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देख लिया आपने। अब इनको अपने पेयर यानी कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करके देखना है कि ये जो मार्केट में जिस तरह का सिनेरियो में खड़ा है बिजनेस में, क्या सभी उस पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं जिनका जो आपके सेलेक्टेड कंपनी स्ट्रगल कर रही है। इसको आरओए, एनआईएम एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सभी पॉइंट को एनालाइज करके कंपैरिजन करना है, उनके से आपका कोई की एडवांटेज यानी एडवांटेज उसके अंदर आपके सेलेक्टेड कंपनी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देन अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में बैंक के लिए पी से ज़्यादा पीबी वैल्यूएशन मैट्रिक्स ज़्यादा मैटर करता है। तो पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू अंडर 1 से इन जनरल कहा जाता है, होना चाहिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू को एनालाइज कीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर कीजिए अपने पेयर से। एंड पी रेशियो भी इनका देखना पड़ता है। पी रेशियो को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, पी रेशियो पीबी को ज़्यादा देखते हैं और ये पीबी 5 के नीचे होनी चाहिए, प्राइस टू बुक 5 से ऊपर एकदम नहीं जाना चाहिए और 3 to 5 इज द मीडियम रेंज है, इस हिसाब से रहनी चाहिए। एक का प्राइस टू बुक तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी कंपनियों का नहीं होगा। आप आईसीआईसीआई उठा ले, एचडीएफसी उठा ले, वो सभी का 3 और 5 के बीच में मिलेगा। एंड पी रेशियो देख लीजिए, पी रेशियो पे आप देखना प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आप इसके सेशन में आप देख सकते हैं, हमारे अलग से वीडियो बना है डिटेल, पी को एनालाइज कैसे करते हैं, उसके माइक्रो लेवल पे कैसे जाकर इसको एनालिसिस करते हैं, देख सकते हैं। इन सभी के बाद बैंक के पॉलिसीज़ के अंतर्गत मुझे देखना पड़ेगा, किसी भी बैंकिंग के सेक्टर का एनालिसिस करता है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। देन इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, जीडीपी ग्रोथ कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो उस हिसाब से बैंकिंग के लोन बुक ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे और या एनपीए होने की संभावना होगी। देन एसएमई लोन कहाँ है, रिटेल लोन कहाँ है, इस सबको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे बैंक के स्टॉक के एनालिसिस में यही बोलते हैं, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर, इसमें आपको माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करना पड़ेगा और बहुत सारे फैक्टर आपके जो है रिलेटेड विद द अदर्स है। अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सही रही, इंटरेस्ट रेट कम रहा, जीडीपी का ग्रोथ अच्छा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम रहा हमारा, और आप जिस सेक्टर में लोन दे रहे हैं उस सेक्टर में रिटर्न आने की संभावना, पैसा आने की संभावना अच्छी है, तो आपका ये अच्छे गुड लोन के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी सिनेरियो को देखना पड़ता है, इसलिए बैंकिंग को एनालाइज करते समय थोड़े माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है। उस तरफ से हमने 8-9 पॉइंट्स आपको बताए हैं। ओवरऑल 10 चेकलिस्ट पॉइंट अगर बोल सकते हैं तो चेकलिस्ट पॉइंट 10 है। इसके ऊपर चैन को जनरल लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं और इसको माइक्रो लेवल पे जाने के लिए इसको 1 बाय 1 का स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और किसी भी बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करना हो कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।